हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी एडू पॉइंट बाय शिवानी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 जिसकी यूनिट है 5। और आज हम करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 अर्निंग पर शेयर। तो सभी को पता है अर्निंग पर शेयर होता क्या है। तो इस चैप्टर में ज़्यादातर हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन ये वीडियो बनी है दो पार्ट्स में, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे थ्योरी और उसके बाद करेंगे अब न्यूमेरिकल्स। अगर हमें थ्योरी ही नहीं पता होगी तो हम न्यूमेरिकल्स कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले इसकी बेसिक टर्म्स समझ लें कि इसमें क्या क्या दे रखा है, कैसे कैसे सॉल्व होते हैं। तो इस चैप्टर में हम यहाँ पे करेंगे सारे अपने फॉर्मूलाज कवर और हर टर्म की डेफिनेशन देखेंगे कि क्या क्या चीज़ क्या क्या होती है और कैसे कैसे डील करी जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 के बारे में लिखना कि ये होता क्या है। तो एरो बना के लिखते हैं, द ऑब्जेक्टिव of Accounting Standard 20 is to describe principles for determination and presentation of earning per share, which will improve comparison of performance among different enterprise for the same period and among different periods for the same enterprise। इसमें हमें यहाँ पे क्या दे रखा है ये देखते हैं हम सबसे पहले कि ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का। ये हमें डिस्क्राइब क्या कराता है कि हमारी क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं और क्या क्या करना है, हमें डिटरमाइन करना है और प्रेजेंटेशन देनी है। डिटरमाइन मतलब हम कैलकुलेट करेंगे और किस टाइप से उसे प्रेजेंट करना है ये बताना है। किसी ऑफ ईपीएस विच विल इम्प्रूव कंपैरिजन, क्या करेगा वो हमारे लिए, हमारा कंपैरिजन इम्प्रूव करेगा और परफॉर्मेंस चेक करेगा अमंग डिफरेंट एंटरप्राइज। ठीक है, फॉर द सेम पीरियड एंड अमंग डिफरेंट पीरियड ऑफ द सेम एंटरप्राइज। ये मैं एग्जांपल देके बताती हूँ इसमें क्या दे रखा है। ये हमारी डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारी एक एंटरप्राइजेज है ए और एक एंटरप्राइजेज है बी। यहाँ चल रहा है साल का लास्ट डे 31 मार्च, एक ईयर दे दिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने इसकी बैलेंस शीट देखी, इसकी बैलेंस शीट देखी और यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट करा, ईपीएस, इसका भी और इसका भी। तो हम देखेंगे ए का अगर हमारा ईपीएस आ रहा है 3 और इसका आ रहा है हमारा 2, तो हम कैसे चेक करते हैं कि कौन सी एंटरप्राइज हमारी बढ़िया है और कौन सी नहीं है। जिसका ईपीएस मैक्सिमम होगा वो एंटरप्राइजेस ज़्यादा बढ़िया है एज कम्पेयर टू अदर एंटरप्राइजेस। तो बस यही होता है हमारा। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा कंपेयर करना ईजी हो जाता है। यहाँ पे क्या दे रखा है, इम्प्रूव कंपेरिजन, कंपेरिजन इम्प्रूव कर रहे हैं ना। और यहाँ पे हमने क्या देखा, साल के लास्ट डे में दो एंटरप्राइजेस है हमारे पास और ईपीएस किसका ज़्यादा है, ए एंटरप्राइजेस का। तो हम क्या देखेंगे कि हमने कंपेयर करा ए और बी को सेम डेट पर और हमारा एंटरप्राइज निकला, हमारा अर्निंग पर शेयर किसका ज़्यादा निकला, ए का। तो हम क्या मानेंगे कि एज कम्पेयर टू बी एंटरप्राइज ए इज़ बेटर। और इसी का अगर हम एग्जाम्पल 2 लें जो कि हमें डेफिनेशन में दे रखा था, एक टाइम पीरियड है 1 अप्रैल से 31 मार्च और बीच में है 30 सितंबर। अब हमारी जो बैलेंस शीट बनी वो बनी एक यहाँ, एक बनी यहाँ। ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट और ये क्या आ गई, मिड टर्म वाली बैलेंस शीट। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, अपनी ही एक ही एंटरप्राइजेस है, एंटरप्राइजेस ए है ये जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उसने यहाँ से यहाँ कंपेयर करा, यहाँ से यहाँ, यानी कि पहले इसका ईपीएस निकाला
फिर इधर अपनी ही कंपनी का इसका ईपीएस निकाला और इसका ईपीएस निकाला। अब हम कैलकुलेट करेंगे, हम यहाँ ज़्यादा ग्रोथ कर रहे थे, यहाँ ज़्यादा ग्रोथ कर रहे थे या यहाँ। सपोज करो यहाँ पे अगर हमारा अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है 5, यहाँ आ रहा है 3 और यहाँ आ रहा है 6। तो हमने जब इन दोनों को कंपेयर करा तो हमने देखा कि हमारा साल के स्टार्टिंग में ज़्यादा अच्छा ईपीएस था, यानी कि अब कंपनी में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है जिसकी वजह से हमारा अर्निंग पर शेयर कम आ रहा है। और यहाँ से यहाँ चेक करा तो हमने फिर ग्रोथ देखी और हमारा अर्निंग पर शेयर हो गया 3 से 6। और हमने अगर ओवरऑल चेक करें तो भी हमारी एंटरप्राइजेस को क्या हो रहा है, ओपनिंग में कितना था हमारा अर्निंग पर शेयर 5 और लास्ट में आते आते साल के एंड में कितना हो गया 6। तो यही हमारी डेफिनेशन में हमें बताया गया था कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 का। हम डिस्क्राइब करते हैं प्रिंसिपल्स और डिटर्मिनेशन क्या करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं और प्रेजेंटेशन करते हैं ऑफ अर्निंग पर शेयर, जिसके लिए क्या ज़रूरी होता है हमारा इम्प्रूव करता है हमारा कंपैरिजन ऑफ परफॉर्मेंस अमंग डिफरेंट एंटरप्राइजेस। यहाँ पे 2 डिफरेंट एंटरप्राइजेस थी, क्या हुआ, कंपेयर, इम्प्रूव, कंपैरिजन करा हमने। नेक्स्ट, for the different enterprises for the same period and among different period for the same enterprises, different period for the same enterprises, clear। अब नेक्स्ट लिखते हैं हम, this accounting standard is mandatory of all companies, however disclosure of diluted EPS is not mandatory for SMCs। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमारे दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज मैंडेटरी किसके लिए, फॉर ऑल कंपनीज, हाउएवर डिस्क्लोजर ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस इज नॉट मैंडेटरी फॉर एसएमसीज। ये तो सबको पता है एसएमसीज हमारी कौन सी होती हैं। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें कि हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंडेटरी है किसके लिए, कंपनीज के लिए, लेकिन डिस्क्लोजर ऑफ डायल्यूटेड ईपीएस। अब आप लोग सोच रहे हैं ये डायल्यूटेड ईपीएस होता क्या है। डायल्यूटेड ईपीएस हमारा वो होता है जिसे, ये वैसे तो हम इसकी डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला भी है, हम बाद में पढ़ेंगे। ईपीएस ना 2 टाइप्स का होता है, एक होता है बीईपीएस, एक होता है डीईपीएस। ये होता है डायल्यूटेड ईपीएस और ये होता है बीईपीएस। अब हम इसे बाद में पढ़ेंगे, ये होता है क्या, इसकी फॉर्मूलेज बाद में समझेंगे, लेकिन इन शॉर्ट में बता देती हूँ। जब हमारे को इक्विटी शेयर्स हमें दे रखा होता है कि हमें कन्वर्ट करने हैं, तो जब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्या आता है कि जब हम क्या करते हैं, हम फ्यूचर का पहले ही सोच लेते हैं कि अगर हम उस कन्वर्जन को आज ही ले लें तो उसकी कैलकुलेशन, उसका मेथड हम कैसे उसे सॉल्व करेंगे, तो वो होता है हमारा डायल्यूटेड ईपीएस। अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ हमारे पास डेफिनेशंस हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि वो आने वाले न्यूमेरिकल्स में हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो अब यहाँ पे हम अपना नया पॉइंट डालेंगे, डेफिनेशंस। और हमारी पहली डेफिनेशन कौन सी होने वाली है कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। तो इसमें लिखेंगे हम शेयर्स अदर देन प्रेफरेंस शेयर। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इस पॉइंट में। सेकंड क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं हमारे, शेयर्स कैरिंग preferential rights to dividends and repayment of capital। ये भी क्लियर है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, जो कि जो शेयर्स कैरी करते हैं प्रेफरेंशियल राइट्स को, यानी कि अगर कंपनी में कुछ भी होता है तो सबसे पहले एक फिक्स परसेंटेज होती है प्रेफरेंस शेयर्स की, तो किसे मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर्स को, और उनको क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है फिक्स रेट पे, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल किसको होती है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉइंट नंबर 3,
फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं, तो इसके बारे में लिखते हैं एनी कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव्स राइज या फिर क्रिएट टू बोथ फाइनेंशियल एसेट्स एंड फाइनेंशियल लायबिलिटीज और इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटरप्राइज। तो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हुए, जहाँ पे हम कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं किससे, किसी भी अलग अनदर एंटरप्राइजेस से, और जो कि हमारे क्या बढ़ा रहा है, या तो हमारे फाइनेंशियल एसेट्स बढ़ा रहा है, या हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ा रहा है, या फिर हमारे इक्विटी शेयर्स की वैल्यू बढ़ा रहा है। या तो हमारे एसेट्स बढ़ेंगे या हमारे लायबिलिटीज बढ़ेंगे। एसेट्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, तो हमें बेनिफिट होगा, और लायबिलिटीज बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमें लॉस होगा। तो यही होते हैं हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सबको पता होता है कि हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को बोलते हैं। यहाँ पे एक नई टर्म ऐड ऑन की है हमने, इक्विटी शेयर्स, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, अर्निंग पर शेयर, यानी कि हम इक्विटी शेयर्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है किसी भी अनदर एंटरप्राइजेस से, और वो क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है या राइज कर रही है किस चीज़ को, हमारे फाइनेंशियल एसेट्स को और हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ को। तो इसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। और अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे। पॉइंट नंबर 4 डालेंगे हम और लिखेंगे फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं हमारे। एनी एसेट दैट इज, कोई भी एसेट जो कि कैश होगा, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, यानी कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि हमें आगे जाके हमें कैश मिलने वाला है और हमारा राइट है इस कैश को रिसीव करने का, तो वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश। नेक्स्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू एक्सचेंज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स with another enterprise under condition that are potentially favorable। यहाँ क्या दे रखा है कि हमारे पास कोई कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को। यानी कि सपोज करो हमने अपने शेयर्स दे दिए किसी कंपनी को और उसके एसेट्स ले लिए, तो क्या हो गया, हमने एक्सचेंज करा, किसको एक्सचेंज करा, अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को, जो कि क्या कर रही है, किसके साथ करा, विद अनदर एंटरप्राइजेस अंडर कंडीशन। हमने वहाँ पे कंडीशन रख दी कि वो हमारे लिए फेवरेबल ही होने चाहिए। अगर फेवरेबल होंगे जब भी तो वो हमारे एसेट्स बनेंगे, क्योंकि एसेट्स में क्या होता है, एसेट्स में हमें फ़ायदा मिलता है, और फेवरेबल कंडीशन जब होगी जब हमारे एसेट्स हमें फ़ायदा देंगे, तो वही हमारे लिए फेवरेबल हो जाएगा। एक और पॉइंट, इक्विटी शेयर ऑफ अनदर एंटरप्राइज। अगर हम किसी अलग कंपनी के या किसी और कंपनी के एंटरप्राइजेस के इक्विटी शेयर्स ले रहे हैं, तो भी क्या होगा हमारे लिए, वो भी एसेट्स हमारे बढ़ाएगा और वो हमारे लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर 5 डाल के, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या होती है। इसमें लिखेंगे हम एनी लायबिलिटी that is contractual obligation to deliver
कैश और another financial asset to another enterprise or exchange financial instruments with another enterprise under condition that are potentially unfavorable. तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनी लाइबिलिटी दैट इज कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब हम यहाँ पे फिर से किसी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में, तो हमें क्या करना है, डिलीवर करना है कैश या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट्स, हमें डिलीवर करना है, यानी कि हमारी कंपनी से, हमारी एंटरप्राइजेस से वो चीज़ जा रही है, किसको जा रही है, टू अनदर एंटरप्राइजेस को, और क्या कर रहे हैं हम, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को विद अनदर एंटरप्राइजेस अंडर कंडीशन दैट पोटेंशियली अनफेवरेबल, अगर हमारे फेवर में नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हम लॉस बियर करेंगे। और फाइनेंशियल एसेट्स में हमने क्या पढ़ा था कि पोटेंशियली फेवरेबल होनी चाहिए, फेवरेबल होगी तो क्या होगा, हमें बेनिफिट मिलेगा। और वहीं अगर पोटेंशियली अनफेवरेबल है हमारी एंटरप्राइजेस के लिए, तो क्या हो रहा है यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम या तो अपना कैश डिलीवर कर रहे हैं या फिर अनदर फाइनेंशियल एसेट्स हम किसी और को दे रहे हैं, अनदर एंटरप्राइजेस को, और हम क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सचेंज कर रहे हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, हमारे तीन होते थे, एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज और इक्विटी शेयर्स, और हम उन्हें ही एक्सचेंज कर रहे हैं, और किस कंडीशन में कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए अनफेवरेबल है। तो क्या हो रहा है, यानी कि हम लॉस बियर कर रहे हैं उस टाइम पर। अब हम यहाँ लिखते हैं अपना पॉइंट नंबर 6, जो कि हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो सबसे पहली बात, हमारे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कौन कौन से होते हैं, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स जो आज इक्विटी शेयर्स नहीं है बट फ्यूचर्स में इक्विटी शेयर बन जाएंगे, वो होता है हमारा पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। तो इसके बारे में हम पहला पॉइंट लिखते हैं, पॉइंट नंबर ए, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, हमारे डिबेंचर्स कन्वर्ट होकर इक्विटी शेयर में बन जाएंगे, यानी कि फ्यूचर में बदलेंगे ना, अभी क्या है, प्रेजेंट में वो डिबेंचर्स हैं और आगे जाके क्या हो जाएंगे, इक्विटी शेयर्स। पॉइंट नंबर बी, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये आज प्रेजेंट में प्रेफरेंस शेयर्स हैं लेकिन फ्यूचर में जाके क्या हो जाएंगे, हमारे इक्विटी शेयर्स बन जाएंगे। पॉइंट नंबर सी, शेयर वारंट्स। अब देखते हैं हम शेयर वारंट्स क्या होते हैं। हमारे पास ना दो चीज़ें होती हैं, एक होता है हमारे पास शेयर सर्टिफिकेट, शेयर सर्टिफिकेट में क्या होता है, नाम होते हैं हमारे शेयर होल्डर का, यानी कि जिसका नाम उस शेयर सर्टिफिकेट पे है, शेयर सर्टिफिकेट उसका, और उसी को हमारे इक्विटी शेयर्स मिलेंगे। और यही आता है हमारा शेयर वारंट, इस पे क्या होता है, नाम नहीं होता, यानी कि आज इस बंदे के पास है, फिर कल को इस बंदे के पास आ गया, नाम नहीं है, ये सब चलता आ रहा है ऐसे ही, फिर इसके पास आ गया, और साल के लास्ट में एट द एंड जिसके पास भी ये शेयर वारंट होगा उसका नाम यहाँ आ जाएगा, और कंपनी क्या करेगी, उससे अलॉट कर देगी शेयर्स, यानी कि पूरे साल क्या है, पूरे साल
पहले इसके पास था, फिर इसके पास था, फिर इसके पास था, और लास्ट में क्या हुआ, जिस बंदे के पास है वही अपना नाम उस शेयर वारंट पे लिखकर उसे अपने शेयर्स में कन्वर्ट करा सकता है। तो क्या हुआ, इन प्रेजेंट किसी के पास नहीं है वो शेयर्स अभी तक, लेकिन सिर्फ क्या है, शेयर वारंट है, और जो कि साल के लास्ट तक चला आ रहा है, और जिस बंदे के पास वो होगा वो बंदा क्या करेगा, उसे जाएगा अपने नाम पे लिखवाएगा और उसको शेयर्स अपने नाम पे कर लेगा। ये होता है हमारे शेयर्स। अब लिखेंगे हम पॉइंट नंबर डी, ऑप्शंस इंक्लूडिंग employees stock ऑप्शन प्लान्स, जिसे बोलते हैं हम स्टॉक। यहाँ पे इस में क्या होता है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को प्लान्स देते हैं कि भाई तुम आगे जाके अपने शेयर्स, अपने चीज़ों को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, तो उसे ही बोलते हैं। ये एम्प्लॉयज़ के ऊपर होता है, वो चाहे तो अपना स्टॉक जो होता है उसको शेयर्स में कन्वर्ट करें या ना करें, ये टोटली हमारे एम्प्लॉयज़ के ऊपर होता है। पॉइंट नंबर ई लिखते हैं हम, कंटिजेंट इशुएबल शेयर्स। अब ये क्या होता है, इनके बारे में लिखते हैं। कंटिजेंट इशुएबल शेयर्स हमारे होते हैं शेयर्स विच would be issued upon the satisfaction of certain conditions from contractual arrangement। ठीक है, इसको मैं बताती हूँ आपको एग्जांपल देके कि हमारे कंटिजेंट इशुएबल शेयर्स क्या होते हैं। यहाँ है एक कंपनी ए और यहाँ है एक बैंक। तो कंपनी ने ना लोन लिया है एक अमाउंट का, और कंपनी ने क्या करा, मॉर्टगेज रखा है कुछ इसके बदले, कुछ भी रखा है। तो हम यहाँ क्या देखते हैं कि जितने अमाउंट की लोन था ना हमारा, यहाँ पे हमने लोन लिया था, कंपनी सेटिस्फाई नहीं है। कंपनी को लग रहा है कि ये जो है ना पता नहीं रीपे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, और इसको मॉर्टगेज को हम अगर बेच दें तो भी हमारा काम बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। तो बैंक क्या बोलती है ए से कि भाई तुम इसके बदले ना मुझे कुछ शेयर्स भी दो। हम यहाँ पे एग्रीमेंट करते हैं कि तुम मुझे शेयर्स दो, अगर तुम्हारी मॉर्टगेज वाली चीज़ को अगर मैं इसे रीसेल भी करता हूँ और मुझे फिर भी लोन का रीपेमेंट फुल नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं तुम्हारा हिस्सेदार बन जाऊँगा तुम्हारी कंपनी में, और तुम्हारे शेयर्स का मालिक बन जाऊँगा मैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, शेयर्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ एक सर्टिफिकेट तैयार होगा कि अगर कोई भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं कंप्लीट, तो ये बैंक क्या करेगा, शेयर्स खरीद लेगा। खरीदेगा बेसिकली, वो पेमेंट नहीं करेगा, लेकिन जो शेयर्स होंगे वो बैंक के नाम पे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट रजिस्टर हो जाएंगे। तो उसे बोलते हैं कंटिजेंट इशुएबल शेयर्स। यानी कि अभी हमारा पक्का नहीं है, अगर इस मॉर्टगेज से हमारा काम हो जाता है तो इन शेयर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये हमारे ऊपर एक कंटिजेंसी आ गई कि हमें क्या करना है, अपने शेयर्स इशू करने हैं। क्लियर, यहाँ पे क्या दे रखा है, शेयर्स विच would be issued upon the satisfaction of certain conditions हैं यहाँ फ्रॉम द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट्स। क्या हुआ यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट ही तो हुआ था, जिसके बदले यहाँ पे हम शेयर्स इशू करने पड़ेंगे, और ये भी पक्का नहीं है कि करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 7 है हमारा BEPS, जिसकी फुल फॉर्म है बेसिक अर्निंग पर शेयर। अब ये देखते हैं बेसिक अर्निंग पर शेयर क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये BEPS और DEPS, ये अर्निंग पर शेयर के दो पार्ट होते हैं। यहाँ पे इस टाइम मैं इसके फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, और DEPS का भी मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगी। ये हम आगे जाके जब हम अपने क्वेश्चंस करेंगे ना, ये जब भी समझ में आएगा। इसके प्रॉपर कोई मीनिंग, कोई डेफिनेशन इस टाइप से है नहीं, तो इसके पहले हम फॉर्मूले लिख लेते हैं, और जब हम क्वेश्चन में करेंगे इनको अप्लाई, जब देखते हैं कि जब ये होता क्या है। तो इसका फॉर्मूला है अर्निंग्स attributable to equity shareholders
divided by weighted average number of outstanding इक्विटी शेयर्स। क्लियर? अब हम देखते हैं इन दोनों का ही क्या मतलब होता है। सबसे पहले अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेक्स्ट लिखते हैं हम उसमें माइनस करेंगे प्रेफरेंस डिविडेंड, जिसमें हम क्या इंक्लूड करते हैं, इसका टैक्स। तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो किस चीज़ की वैल्यू हुई हमारी, अर्निंग एट्रीब्यूट्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्या था हमारा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, इसकी कैलकुलेशन लिखते हैं हम, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। इसमें क्या आता है हमारा, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर उसमें हम प्लस करते हैं शेयर हमने कितने इशू करे, प्लस करेंगे हम फिर से कि हमने बोनस शेयर्स कितने दिए, और माइनस करते हैं हमने कितने शेयर्स बाय बैक किए। कंपनी बाय बैक भी तो करती है ना अपने शेयर्स, तो वो हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट निकल के आएगी वो क्या होगी, हमारी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। अब यहाँ पे याद रखने वाली बात ये हो जाएगी कि जब हम शेयर्स इशू करेंगे वो हम टाइम बेसिस पे करते हैं, मतलब जिस दिन हमारे शेयर्स इशू हुए और हमारे पास आए उस डेट से लेके लास्ट डेट तक। और बोनस शेयर्स में क्या होते हैं, हम टाइम बेसिस पे नहीं लेते क्योंकि वो बोनस के होते हैं। और शेयर्स बायबैक में भी हम टाइम नोटिस करते हैं, हमने किस टाइम से किस टाइम तक बायबैक करे रखा अपने पास, बस। और इसके बाद एक टॉपिक और होता है हमारा राइट शेयर्स, तो उसे मैं अभी बाद में एक्सप्लेन करूंगी। अब हम नेक्स्ट टर्म जो लिखेंगे, हमारा पॉइंट नंबर 8 जो होने वाला है वो है हमारा DEPS, जिसकी फुल फॉर्म है डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। इसका भी हम फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे, अर्निंग आफ्टर कंसिडरिंग potential equity shares divided by weighted average number of outstanding shares after considering potential equity shares। ये भी फॉर्मूला है, ये भी हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि ये होता क्या है, कैसे कैसे सॉल्व किया जाता है। अब लिखते हैं हम अपना नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, प्रेजेंटेशन। कि हमें किस टाइप से प्रेजेंट करना है अपने इक्विटी शेयर्स को, अपने BEPS को और DEPS को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। An enterprise should present DEPS and PEPS on the face of
the statement of P and L for each class of equity shares. फेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, मतलब कहाँ दिखाएंगे हम अपना डीईपीएस और बीईपीएस? अपने पीएनएल स्टेटमेंट के फेस पर, मतलब जहाँ हमने अपना पीएनएल तैयार करा है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम वहीं दिखाएंगे कि हमारी डीईपीएस की और बीईपीएस की ये वैल्यू है और ये इस टाइप से निकल के आया है। पॉइंट नंबर 10, डिस्क्लोजर। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिखेंगे इसका, वेयर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस includes extraordinary items, DEPS and BEPS, computed on the basis of earning excluding extraordinary items। यहाँ पे क्या दे रखा है कि जब हम अपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस तैयार करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स इंक्लूड करते हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल तैयार करते हैं तो क्या करा हमने? जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स थे उन्हें इंक्लूड कर दिया। लेकिन जब हम डीईपीएस और बीईपीएस कंप्यूट करते हैं, ये कंप्यूट किस बेसिस पे होता है? हमारी अर्निंग के बेसिस पे। तो जब हम अपनी अर्निंग की निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? हम उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एक्सक्लूड करते हैं और उसके बाद जो हमारी अर्निंग आती है उसे बोलते हैं, उस अर्निंग को बोलते हैं हम डीईपीएस और बीईपीएस। जिसकी वजह से क्या होता है? हमारा वैल्यू ऑफ डीईपीएस और बीईपीएस कम आता है। तो हम क्या, तो हमें ना बताना होता है कि हम डिस्क्लोज करेंगे कि हमारी डीईपीएस और बीईपीएस की जो वैल्यू कम आ रही है वो किस वजह से आ रही है? क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को एक्सक्लूड किया है। तो हमें यहाँ पे पूरा डिस्क्लोजर देना पड़ेगा इस बात का। अब हम लिखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट, द अमाउंट used as the numerator in BEPS and DEPS and reconciliation of those amounts to the net profit or loss for the period। तो ठीक है, यहाँ दे रखा है था अमाउंट यूज, हमने जो अमाउंट यूज करी है न्यूमरेटर में, किस किस के? इसके फॉर्मूले में और इसके फॉर्मूले में। तो क्या करेंगे हम? क्या चेक करेंगे कि ये अमाउंट नेट प्रॉफिट और लॉस के पीरियड की है या नहीं है। तो हमें ये अमाउंट प्रॉफिट में से कैसे मैच हो रही है, हम कैसे निकाल रहे हैं उस प्रॉफिट से, ये बताया जाएगा। सेम पॉइंट पे हमारा ऐसे ही है नेक्स्ट पॉइंट, जिसमें हम डिनोमिनेटर की बात करेंगे कि डिनोमिनेटर की जो वैल्यू थी वो कितने नंबर हमने यूज़ करी, और हमें ये इस चीज़ का भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वैल्यूज़ कहाँ से आई थी, हमने कैसे कैसे कैलकुलेट किया था। तो इसमें हम लिखेंगे दी वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स used as denominator and reconciliation of these। तो हम यहाँ अपने डिनोमिनेटर में क्या बताते हैं? हमने कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स यूज किए हैं। ये लास्ट पॉइंट है इसका डिस्क्लोजर का। नॉमिनल वैल्यू होती है हमारी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स along with EPS फिगर।
जब भी हम अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करेंगे तो हम क्या लेंगे अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करते टाइम? अपनी नॉमिनल वैल्यू, जो कि हमारी क्या होगी, हम फेस वैल्यू को लेंगे, हमारी नॉमिनल वैल्यू किस टाइम कैलकुलेट करते टाइम? अर्निंग पर शेयर को। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं जिसका नाम है राइट शेयर्स। तो ये मैं एक्सप्लेन करूंगी अभी 2 मिनट बाद। उससे पहले क्या करेंगे, हम इसके सारे फॉर्मूलाज लिखेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। स्टार्ट करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 जो कि हमारा क्या करेगा, कैलकुलेट मार्केट प्राइस एक्स राइट, जो कि क्या हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन रहती है। लेकिन अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस कम राइट। प्लस करेंगे इसमें हम राइट शेयर्स मल्टीप्लाई राइट प्राइस, और इसको हम डिवाइड करेंगे टोटल शेयर्स आफ्टर राइट। नेक्स्ट स्टेप 2। स्टेप 2 में हम कैलकुलेट करते हैं हमारा पेड पार्ट और हमारा बोनस पार्ट। कैलकुलेट पेड पार्ट एंड बोनस पार्ट ऑफ द राइट। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे पेड पार्ट का और बोनस पार्ट का। तो पेड पार्ट का हमारा फॉर्मूला होता है राइट शेयर्स मल्टीप्लाई राइट प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस एक्स राइट। और बोनस पार्ट का होता है, सिंपल होता है राइट शेयर्स माइनस पेड पार्ट। सिंपल। अब लिखते हैं हम अपना स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या लिखेंगे हम, कैलकुलेट अर्निंग पर शेयर एज यूजुअल with paid part on time basis and bonus part without time basis। हाईलाइट कर लेंगे, पेड पार्ट को हम कैसे देखेंगे, टाइम बेसिस पे, और बोनस पार्ट को विदाउट टाइम बेसिस पे। तो ये हमने पढ़ा है यहाँ पे कि हमारे राइट शेयर्स क्या होते हैं। मतलब अभी मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में बताऊंगी स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं इस चैप्टर के, जिससे हमें पता चले कि राइट शेयर्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं, बीईपीएस कैसे कैलकुलेट करा जाता है और डीईपीएस कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो ये आज हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए, डेफिनेशंस पढ़ ली, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कहाँ डिस्क्लोज की जाती हैं, कैसे प्रेजेंट की जाती हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ लिया बीईपीएस का, डीईपीएस का, और हमने यहाँ पे पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स पता चल गए। सारी चीज़ें हमें, सारे टर्म्स पता चल गई हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे हमारे आईसीआई मटेरियल के, और जितने भी एग्जाम्पल्स देंगे मुझसे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकती हूँ, मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगी। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।